हेलो मेरे डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। सो फाइनली हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट चैप्टर में पहुंच चुके हैं। एंड ये चैप्टर कौन सा है भाई? तो ये चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 25, हाइट एंड डिस्टेंस। यानी ये चैप्टर को हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे इसको थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं एंड देन एक्सरसाइज को सॉल्व करना आज हम लोग शुरू करेंगे। सो ये चैप्टर इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन के जो भी हमने पढ़ा है साइन थीटा कॉस थीटा, उसका जो हमने वैल्यूज वगैरह पढ़ा है अलग अलग एंगल पे, वो सारा कैसे रियल लाइफ में हम लोग उसको अप्लाई करेंगे। लाइक कि अगर कोई बिल्डिंग के बारे में बात हो रहा है, कोई ट्री के बारे में बात हो रहा है, कोई आप कह सकते हो कोई पतंग उड़ रहा है, वो कितने हाइट पे उड़ रहा है उसके बारे में बात हो रहा है, या कोई पर्सन है जो विंडो पे खड़ा है और आप अपने विंडो पे खड़े हो तो वो आपसे कितने दूरी पे उसका विंडो है, अगर ये आपको पता लगाना हो। सो ये सारा कुछ जो रियल लाइफ रिलेटेड सिनेरियो है उसके बारे में बात करेंगे। एंड अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में वो सब कुछ को यहाँ पे अप्लाई करके उस रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। बहुत अमेजिंग चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बशर्ते आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये सारा जो आपका रेशियोज है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसके बारे में पता होना चाहिए पहला। दूसरा चीज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो स्टैंडर्ड एंगल्स पे जो हमने याद कर रखा था सब कुछ, लाइक 0 डिग्री पे क्या वैल्यू होता है, 30 डिग्री पे क्या वैल्यू होता है, 45 पे क्या होता है, 60 पे क्या होता है, 90 पे क्या होता है, ये आपको एकदम अच्छे से रट्टा मारा हुआ होना चाहिए। एंड देन फिर ये चैप्टर करने में बहुत मजा आएगा। तो आप ओवरऑल आई होप के समझ गए होगे कि इस चैप्टर का बेसिकली थीम क्या है। स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन, क्या हम लोग कुछ मिस कर रहे हैं? हाँ भाई, आप मिस कर रहे हो। क्या मिस कर रहे हैं? सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन में जाएं एंड जाकर जल्दी से एक प्रेजेंट लिख दें। एंड उसके बाद फिर आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। सो पहला क्वेश्चन में क्या बोला है कि इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ कोकोनट ट्री फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो बात ये कर रहा है कि इफ द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ कोकोनट ट्री, यानी कि एक कोकोनट ट्री के बारे में बात कर रहा है। वो कोकोनट ट्री हम लोग मान लेते हैं कि कुछ ऐसा होगा, ठीक है। एंड उस कोकोनट ट्री के बारे में बोल रहा है कि टॉप ऑफ द कोकोनट ट्री। तो टॉप ऑफ द कोकोनट ट्री क्या होगा? ये सबसे टॉप वाला पोर्शन होगा, ओके। बोल रहा है कि अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी कि अगर वो कोकोनट ट्री है तो ऑब्वियसली हमारा कहीं ना कहीं यहाँ पे ग्राउंड होगा। इस ग्राउंड के ऊपर एक कोकोनट ट्री है, यानी कि इस ग्राउंड के ऊपर एक नारियल का पेड़ होगा ऑब्वियसली। सो अब यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये जो आप ग्राउंड यहाँ दिखा रहे हो ना, इस ग्राउंड से कोई एक ऐसा पॉइंट है, ठीक है। इस ग्राउंड से कोई एक ऐसा पॉइंट है, जो पॉइंट कहाँ है? जो पॉइंट आपका 20 मीटर दूरी पे है फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री। यानी कि अगर हमारा फुट ऑफ द ट्री ये है, सो इसके 20 मीटर दूरी पे, लेट से ये हमारा हो गया 20 मीटर दूरी, तो इसके 20 मीटर दूरी से एक पॉइंट है। उस पॉइंट से जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, यहाँ पे दो चीज हम लोगों को समझना होगा। एक आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, एक आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, एंड दूसरा आपका है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। सो एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं ताकि आने वाले क्वेश्चंस में हमें एकदम क्लियर रहे। सो जब कभी भी हमारा कोई एक पॉइंट रहेगा, ठीक है, एंड उस पॉइंट से हमें बोला जाएगा कि आप ऊपर की तरफ देखो। सो ये क्या हो गया? हमारा जो नॉर्मल विजन है वो क्या है? स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे हम लोग, ये हमारा नॉर्मल विजन है। जब हम लोग नॉर्मल लाइन से, यानी जो हमारा आंख के एकदम स्ट्रेट वाले लाइन है उसको छोड़ के अगर हम लोग ऊपर की तरफ देखेंगे, सो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एलिवेशन, ठीक है। एकदम क्लियर चीज है। एंड अगर हम लोग नीचे की तरफ देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? हमारा डिप्रेशन। अब ये चीज मैं और ज्यादा कुछ आई होप कि आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आई नो कि आप बहुत समझदार हो और आप समझ चुके हो कि व्हाट इज एलिवेशन एंड व्हाट इज डिप्रेशन। यानी अपने आई लेवल के अगर ऊपर के बारे में बात करेंगे तो वो एलिवेशन होगा। अब जितना ऊपर के बारे में बात करेंगे, जितना ज़्यादा एंगल वो बना रहा होगा, वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहला जाएगा। एंड जितना नीचे के बारे में बात करेंगे वो क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो अब क्या करना है, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं यहाँ से। 1 सेकेंड। हुँ। इसको यहाँ से मैं इरेज़ कर देता हूँ एंड इरेज़ करने के बाद में आगे का हम लोग प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बना रहा है, कहाँ पे? तो अगर हम लोग यहाँ पे देखो, फिर से पढ़ो क्वेश्चन। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ कोकोनट ट्री, यानी यहाँ से अगर हम लोग कोकोनट ट्री के एकदम टॉप में देखें
तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा होगा विच इज ऑब्वियसली यहाँ पे बन रहा होगा वो आपका कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में ये बोला है कि लेट अस फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी ये जो ट्री है इसका हाइट क्या होगा ये हमसे पूछा है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग नेमिंग करेंगे। सो ये ए हो गया, ये बी हो गया एंड ये हमारा सी हो गया। अब आप एक चीज़ क्या कर सकते हो, ध्यान रखना एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, सो सबसे पहले आप एक एक लेंथ को, एक एक चीज़ को आप डिफाइन करो। लाइक अगर ए बी मैंने यहाँ पे लिखा है, सो ए बी क्या है, तो ए बी बेसिकली हमारा डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन द फुट ऑफ, पूरा अच्छे से लिखना आप, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ कोकोनट ट्री, कोकोनट ट्री एंड द पॉइंट। ठीक है, एंड द पॉइंट। सो हमारा ए बी क्या है, डिस्टेंस है उस पॉइंट से जहाँ से हम लोग एलिवेशन को ले रहे हैं, वहाँ से लेकर कोकोनट ट्री का जो फुट है उसके बीच का डिस्टेंस है ए बी। सो हमें वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि ए बी क्या है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे मैं लिखूँ सी बी, तो सी बी क्या है हमारा, सी बी जो है वो बेसिकली हाइट है। किसका हाइट है भाई, तो सी बी हमारा हाइट ऑफ कोकोनट ट्री है, कोकोनट ट्री है। ठीक है, ये चीज़ हमें मेंशन करना होगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमें एंगल के बारे में बात किया जा रहा है। तो एंगल क्या है, एंगल हमारा अगर देखें कि सी ए बी, तो एंगल सी ए बी हमारा क्या है, एंगल सी ए बी बेसिकली एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, सो ये आपको डेटा लिखना रहेगा हर एक क्वेश्चन के साथ, ताकि आप जब इसको बनाओ आगे फर्दर तो एग्जामिनर को पता रहे कि ए बी किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी सी किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है और एंगल सी ए बी किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, मैं हर एक क्वेश्चन में इसको नहीं लिखूंगा बिकॉज मेरा जो अल्टीमेट मकसद है वो ये है कि आपको क्वेश्चन कैसे बन रहा है वो समझा दूं, लेकिन आपको हर एक क्वेश्चन में ये वाला लिखना है। ठीक है, एग्जाम में 2 क्वेश्चन आएगा ना हो। यहाँ पे हमारे पास जो जो वैल्यूज है लाइक ए बी, तो ए बी एक्चुअल में हमारा क्या है वो पहले देखो। तो विथ रिस्पेक्ट टू एंगल 60 ए बी जो हमारा है वो बेस है। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग देखें यहाँ पे कि बी सी क्या है, सो बी सी यानी कि सी बी जो यहाँ पे हमने लिखा है ये सी बी क्या है, सो ये सी बी हमारा बेसिकली हाइट है, यानी कि हम लोग इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। ओके, नाउ इस स्टेप में हमें क्या करना रहेगा कि जो भी हमारे पास डेटा दिया हुआ है उससे ये एवेल्युएट करना है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो इन दोनों में फिट होगा। सो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें बेस और परपेंडिकुलर दोनों आ रहा हो। तो साइन थीटा में आपका परपेंडिकुलर और हाइट आते है, हाइपोटेन्यूस आता है। कॉस थीटा में आपका बेस और हाइपोटेन्यूस आता है। टैन थीटा में आपका परपेंडिकुलर और बेस आता है एंड कॉट थीटा में भी परपेंडिकुलर और बेस आता है। सो हमारे पास दो ऐसा चीज़ है, दो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, एक आपका है टैन थीटा एंड दूसरा है आपका कॉट थीटा। एंड इन दोनों में क्या हो रहा है, इन दोनों में हमारा ये वाला यानी कि बेस और परपेंडिकुलर दोनों आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो बेस और परपेंडिकुलर या तो टैन थीटा या तो कॉट थीटा दोनों में से कोई एक को हमें लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले इसको डुप्लीकेट करूँगा एंड करने के बाद सारा यहाँ से इंक को हटाते हैं एंड देन ये जो टैन थीटा है इसको लेकर यहाँ पे आगे प्रोसीड करते हैं। सो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ कि जो टैन थीटा है हमारा वो किसके बराबर होता है, वो हमारा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस के बराबर होता है। करेक्ट, बिल्कुल। अब यहाँ पे टैन थीटा की जगह पे मुझे क्या लिखना होगा, टैन थीटा की जगह पे मुझे लिखना होगा टैन ऑफ एंगल सी ए बी। तो टैन ऑफ एंगल सी ए बी मैंने लिख दिया। परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे कौन सा है भाई, तो परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे है सी बी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी बी डिवाइडेड बाई बेस क्या है हमारे पास ए बी, तो मैंने यहाँ पे ए बी लिख दिया। अब आगे क्या करेंगे, तो टैन ऑफ एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी हमारा एक्चुअल में कितना था 60 डिग्री, तो टैन 60 डिग्री मैंने यहाँ पे लिख दिया। सी बी बाई ए बी, सी बी हमारे पास कितना है, तो सी बी हमारे को पता नहीं है क्योंकि वो हाइट ऑफ कोकोनट ट्री है जो हमें निकालना है। हमें पता क्या है, हमें पता है ए बी। ए बी कितना है, ए बी हमें पता है कि डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द यानी 20 मीटर है। तो ए बी यहाँ पे लिखूंगा और सी बी को ऐसे ही छोड़ दूंगा। ठीक है, नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आप सी बी इज इक्वल्स टू निकाल सकते हो 20 इंटू ये जो हमारा tan 60 है ये किसके बराबर होता है, tan 60 √3 के बराबर होता है। तो ये रहा आपका √3 मीटर। बट आपको यहाँ पे लाके छोड़ना नहीं है। आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। सो आपको क्या बोलना है कि देयरफॉर, आप अच्छे से ये चीज़ लिखना कि देयरफॉर द हाइट ऑफ द ट्री, द
हाइट ऑफ द डबल टी नहीं, डबल ई नहीं होगा, वन सेकेंड, हाँ, द हाइट ऑफ द ट्री इज 20√3 मीटर, या द हाइट ऑफ द ट्री विल बी 20√3 मीटर। तो ये वो पूरा प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना है कोई भी क्वेश्चन आप बना रहे हो अगर इसमें। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आपको क्वेश्चन पढ़ते साथ डायग्राम बनाना है। आपने एक बार डायग्राम बना लिया, आपको उस डायग्राम में नेमिंग करना है। नेमिंग करने के बाद सबको डिफाइन करना है, जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन किया कि ए बी क्या है, सी बी क्या है और एंगल सी ए बी क्या है, ठीक है, वैसे ही आपको डिफाइन करना रहेगा। तो आपने जब उसको डिफाइन कर लिया, उसके बाद आपको देखना है कि कौन कौन से साइड के बारे में बात हो रहा है। तीन चीज़ है ना यहाँ पे, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज। तीनों में से किसके किसके बारे में बात हो रहा है, कोई दो के बारे में बात हो रहा होगा। आपको क्या करना है, देखना है कि ऐसा कौन सा रेशियो है जिसमें ये दोनों आ रहा है। अब जो भी रेशियो में ये दोनों आ रहा होगा वो रेशियो को यूज़ करके आपको आगे का प्रोसेस करना है। जब आपको आंसर मिल जाए देन आपको वहाँ पे लिखना है सेंटेंस बना के देयर फॉर द हाइट ऑफ द ट्री इज 20√3, ठीक है, तभी आपका हो पाएगा। चलो, आई होप कि आपको पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ में आया हो कि कैसे आपको एग्जैक्टली एग्जाम में प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्या पूछ रहा है कि द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ टावर ऑफ 9 मीटर्स ऑफ अ टावर इज 9 मीटर्स when the angle of elevation of sun is 30 degree, let us write by calculating the height of the tower। सो क्या पूछ रहा है एग्जैक्टली यहाँ पे बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ टावर इज 9 मीटर्स, ठीक है। तो टावर का शेडो का लेंथ है 9 मीटर। टावर का शेडो का लेंथ कितना है, 9 मीटर है, जब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन कितना है, 30 डिग्री है। सो हमें बताना है कि उस टावर का हाइट कितना होगा। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल एक टावर तो होगा ही होगा कहीं ना कहीं, तो मैं पहले उस टावर को ऐसे करके ड्रॉ कर लेता हूँ। सो ये हमारा हो गया टावर। मान लो सन जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है, ये हमारा रहा सन। आपको सन बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी जस्ट मैं ऐसे ही आपको दिखा दे रहा हूँ कि भाई मान लेते हैं कि ये हमारे पास सन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमारा जो शैडो का लेंथ है वो 9 मीटर बन रहा है, ठीक है। सो अगर आप धूप में जाकर खड़े होगे तो आपका अपना परछाई दिखेगा ज़मीन में, वो परछाई का कुछ ना कुछ लेंथ होगा, उस शैडो का कुछ ना कुछ लेंथ होगा। इसी तरीके से इस टावर का भी कुछ ना कुछ शैडो का लेंथ है, और वो जो शैडो का लेंथ है वो हमें दिया हुआ है। कितना दिया हुआ भाई, तो वो शैडो का लेंथ जो है वो बेसिकली आपका कितना बन रहा है, वो बन रहा है आपका यहाँ से 9 मीटर, ठीक है। सो ये हो गया आपका 9 मीटर का शैडो, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट ये बोल रहा है कि व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 30 डिग्री, यानी कि सन के एंगल का एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है। तो हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से लेंगे, इस चीज़ को थोड़ा देख लेते हैं। देखो, जहाँ पे हमारा शैडो खत्म हो रहा होगा, यानी यहाँ पे शैडो खत्म हो रहा है, यहाँ से हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन लेंगे, ठीक है, समझ गए। अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन बेसिकली अप टू पॉइंट यहाँ तक जाएगा, क्योंकि हम लोग बेसिकली एंगल ऑफ एलिवेशन किसके बारे में बात करें, सन के बारे में बात करें, तो सन तक जाएगा वो। लेकिन सन तक जाने के वक्त जो है वो बीच में इस वाले जगह को वो कट कर रहा है, ठीक है ना। ये हमारा जो टावर का जो टॉप पॉइंट है ना उसको कट कर रहा है यहाँ पे। तो अब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल फ्रेम हो गया है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बताया गया था, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बताया दिया गया था। मैं यहाँ पे 30 डिग्री लिख देता हूँ। क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपली वही, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी। नेक्स्ट काम आपका क्या रहेगा, आपको यहाँ पे पहले लिखना है कि ए बी क्या है भाई, तो ए बी बेसिकली आपका लेंथ ऑफ शैडो है, बिल्कुल। तो यहाँ पे आप लिख दोगे कि लेंथ लेंथ ऑफ शैडो, ये हो गया आपका, ठीक है। या फिर लेंथ ऑफ शैडो ऑफ द टावर, ये भी लिख सकते हो। दूसरा, यहाँ पे आपके पास सी बी क्या है, तो सी बी जो है हमारा वो क्या है आपका, वो आपका हाइट ऑफ टावर है, तो वो भी आपको मेंशन करना रहेगा कि वो आपका हाइट ऑफ टावर है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास एंगल है, एंगल बी ए सी या सी ए बी, तो मैं यहाँ पे एंगल सी ए बी लिखता हूँ। एंगल सी ए बी ये क्या है, तो ये भाई एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो आपको लिखना होगा कि ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है। सो ये चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करना है। नाउ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज़ क्या है। नेक्स्ट चीज़ हम लोगों का है यहाँ पे कि हमारे को क्या दिया हुआ है, ए बी हमें दिया हुआ है, यानी कि लेंथ ऑफ शैडो हमें पता है, लेकिन टावर का हाइट हमें पता नहीं है, यानी हमें सी बी पता नहीं है। तो अगेन क्या करेंगे हम लोग, ए बी क्या चीज़ है भाई, तो ए बी यहाँ पे हमारे पास है, अगर 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में देखें तो यहाँ पे ए बी हमारा बेस हो गया।
एंड जो सी बी है वो हमारा क्या है, तो सी बी हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। नौ आपको पता चल गया कि यहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर इन दोनों के बारे में बात किया जा रहा है। अब आप सोचें कि बेस और परपेंडिकुलर ये दोनों जो है वो कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है। सो टैन थीटा और कॉट थीटा ये ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें बेस और परपेंडिकुलर दोनों आता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे टैन थीटा लेकर चलूँगा। मैं क्या लिखूँगा कि टैन थीटा जो है वो हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट, जब टैन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, इसका मतलब मैं आगे क्या कर सकता हूँ, आगे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि हमारा जो टैन ऑफ एंगल सी ए बी होगा ये परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी परपेंडिकुलर हमारा क्या है यहाँ पे सी बी है, तो मैं यहाँ पे सी बी लिखूंगा, डिवाइडेड बाई बेस क्या है हमारा ए बी, तो मैं यहाँ पे ए बी लिखूंगा। आगे चलते हैं, आगे क्या होगा, टैन ऑफ एंगल सी ए बी था ना, तो एंगल सी ए बी हमारा क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, इज इक्वल्स टू सी बी बाई ए बी। अब सी बी यहाँ पे हमारे पास क्या है, नहीं पता, तो सी बी को ऐसे ही रहने देते हैं। हमारे को ए बी पता है क्या, हाँ पता है, कितना होगा 9 होगा, सो इसको 9 लिख देते हैं। अब आगे क्या करेंगे, आगे यहाँ पे अगर आप देखें तो आप सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, सी बी एक तरफ आ जाएगा एंड यहाँ पे आपका 9 इंटू ये जो tan 30 होता है ना वो 1/√3 के बराबर होता है, ठीक है। अब एक चीज़ आप करना कि जब ऐसा कोई वैल्यू है जो डिनोमिनेटर आपका जो है वो रैशनल नंबर नहीं है, जैसे कि यहाँ पे आप देखो √3 आ गया, सो आपको क्या करना रहेगा इसको कि ये जो √3 आपका यहाँ पे आ रहा है ना, इस √3 को आपको बेसिकली रैशनलाइज करना होगा। कैसे करोगे आप, तो डिनोमिनेटर में √3 नहीं रखना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, कोई भी रूट वाला वैल्यू नहीं रहना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, 9/√3 जो है ना इसको रैशनलाइज करने के लिए √3/√3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब √3/√3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा कि सी बी जो है वो हमारा बराबर हो जाएगा 9√3 डिवाइडेड बाई 3 का, ठीक है। एंड ये आपका कट कर कितना आएगा, 3√3 आएगा, ओके। सो इस तरीके से जो 9/√3 था वो एक्चुअल में 3√3 आ रहा है। यहाँ पे आपको रुकना तो है नहीं, है ना, याद है ना क्या करना रहेगा, लास्ट में आपको लिखना रहेगा पूरा अच्छे से सेंटेंस बना के कि देयर फोर द हाइट ऑफ द टावर, देयर फोर द हाइट ऑफ द टावर इज कितना है भाई, तो 3√3 मीटर है, 3√3 मीटर है, ठीक है। सो ये इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन पूरा बनेगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच इज क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहा है कि भाई एक पतंग उड़ाया जा रहा है, तो अ काइट इज फ्लाइंग विथ अ थ्रेड ऑफ 150 मीटर्स लेंथ फ्रॉम अ फील्ड। इफ द थ्रेड ऑफ द काइट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड। तो अब यहाँ पे सोचो आप, अगर आप पतंग उड़ा रहे हो तो पतंग का धागा किस तरीके से जाता है। मान लो कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, पतंग उड़ा रहे हो, ठीक है, ये रहा आप पतंग उड़ा रहे हो। अब जब आप पतंग उड़ा रहे होगे तो आप पतंग उड़ाने का जो आपका थ्रेड होगा, जो धागा होगा, वो कैसा होगा, वो ऐसा ऊपर की तरफ जाएगा धागा, या वो धागा नीचे की तरफ आएगा, वो या वो धागा ऐसा स्ट्रेट रहेगा। आप आंख बंद करो, आँख भी बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको सोचने के लिए। आपका जो पतंग उड़ा रहे हो सो वो धागा किस डायरेक्शन में होगा, आसमान के डायरेक्शन में होगा ना धागा, क्योंकि पतंग तो आसमान में उड़ा रहे हो, ज़मीन में तो जाएगा नहीं वो। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं न कहीं जो आप पतंग उड़ा रहे होगे, वो पतंग का जो थ्रेड है वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है, राइट? अब आप कहीं न कहीं खड़े होकर पतंग को उड़ा रहे होगे तो वहाँ पे ग्राउंड भी होगा, तो ग्राउंड कुछ ऐसा दिख रहा होगा। क्लियर? ओके। नेक्स्ट चीज़ क्या बोला जा रहा है कि अगर आप ऐसे पतंग उड़ा रहे होगे और मान लो कि आपका पतंग एग्जैक्टली यहाँ पे है, सो वो पतंग ग्राउंड से कुछ ना कुछ हाइट भी मेंटेन करके होगा, यानी कि आप इतने ऊंचाई पे पतंग को उड़ा रहे होगे, ठीक है। सो जब आप काइट वाला सिचुएशन लोगे ना, सो वो काइट जो है वो बेसिकली अगर उसका आप अच्छे से एक डायग्राम बनाओगे सो वो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पे हमसे क्या बोल रहा है कि एक काइट जो है वो 150 मीटर लंबा धागा है उसका, ठीक है। यानी आपने जो पतंग उड़ा रहे हो तो आप कितना दूरी तक पतंग है, आपका धागा का लेंथ कितना बेसिकली हो रहा है 150, यानी कि 150 मीटर का थ्रेड चला गया है, ओके। नेक्स्ट बोला है कि इफ द थ्रेड ऑफ द काइट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब वो लाइन जो कि ग्राउंड के पैरेलल होगा, राइट। यानी इस केस में हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा कौन सा है, ये वाला हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है। सो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ इट इज मेकिंग 60 डिग्री, ठीक है ना, विद द हॉरिजॉन्टल लाइन। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड। यानी कि ये आपका बेसिकली ग्राउंड से हाइट होगा हमारा काइट का, ठीक है। ये कितना है ये मुझे बताना है।
सो मैं क्या करूँगा, ए बी सी, ये 3 चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया। एंड अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, आपको पता ही है, आपको यहाँ पे एक-एक टर्म को एक्सप्लेन करना होगा। नाउ यहाँ पे एसी क्या है? सो एसी बेसिकली हमारा यहाँ पे हो रहा है हाइपोटेन्यूज, लेकिन एसी एक्चुअल में हमारा लेंथ ऑफ थ्रेड है ना? ये क्या है हमारा? लेंथ ऑफ थ्रेड ही तो है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? यहाँ पे लिखूँगा एसी जो है हमारा वो बेसिकली लेंथ ऑफ थ्रेड है, ठीक है? ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे जो है वो हमारे को बोला है हाइट के बारे में बात किया जा रहा है, तो हमें ए बी से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, हाइट के बारे में बात कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं सी बी के बारे में बात कर रहा है। सो मैं यहाँ पे सी बी क्या है हमारा, तो सी बी यहाँ पे जो है हमारा वो है हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है? हाइट ऑफ द काइट काइट फ्रॉम ग्राउंड। सो ग्राउंड से काइट का कितना हाइट है वो आपका बेसिकली सी बी है। एंड वहीं पे जो एंगल सी ए बी है हमारा वो क्या है, वो है आपका एंगल सी ए बी जो है आपका वो बेसिकली एंगल ऑफ क्या है ये हमारा एंगल ऑफ, आप कह सकते हो काइट कह सकते हो विथ ग्राउंड, एंगल ऑफ काइट विथ रिस्पेक्ट टू या फिर एंगल ऑफ काइट फ्रॉम एंगल ऑफ काइट फ्रॉम हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है? हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो एंगल ऑफ काइट हमारा बन रहा है वो है ये वाला। बात समझ आया? ओके। सो ये हो गया आपका पूरा का पूरा, हमने डिफाइन कर दिया कि कौन क्या चीज़ है। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट वही स्टेप जो आपको मैंने सिखाया है कि एसी हमारा क्या है यहाँ पे। सो एसी हमारा है यहाँ पे हाइपोटेन्यूस, ठीक है? तो एपी एसी हमारे पास हाइपोटेन्यूस है। एंड जो हमारे पास सी बी है वो क्या है, सो सी बी हमारे पास है परपेंडिकुलर, तो सी बी यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है? एंड आगे क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या आपका कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर आता है। तो ऑब्वियसली है, कौन सा है भाई? तो हमारे पास ऐसा 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें आपका ये दोनों आएगा। कौन-कौन सा? एक आपका साइन थीटा में आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होता है। दूसरा आपका कोसेक थीटा जिसमें हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर होता है। अब आप देखो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कि आपको कौन-सा यूज़ करना है। मुझे यहाँ पे यूज़ करना है साइन थीटा, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे साइन थीटा को यूज़ करूँगा। तो साइन थीटा को यहाँ पे मैं लिखूँगा कि साइन थीटा इज़ इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है? सो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। आगे क्या करूँगा, आगे यहाँ पे साइन थीटा जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एंगल सी ए बी, तो साइन ऑफ एंगल सी ए बी एंड परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर हमारे को पता नहीं है, वही तो निकालना है क्योंकि वही तो हमारा हाइट है, लेकिन परपेंडिकुलर आपका है क्या, तो परपेंडिकुलर हमारा है सी बी, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी बी डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस हमारे पास कितना है, ए सी, तो यहाँ पे मैं ए सी लिख देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे सारे वैल्यूज़ को पुट करूँगा। तो साइन ऑफ एंगल कितना हो जाएगा भाई, तो साइन ऑफ एंगल यहाँ पे हमें पता है 60 डिग्री होगा, तो लिख देता हूँ साइन ऑफ एंगल 60 डिग्री। सी बी का वैल्यू मुझे पता नहीं है, ए सी का वैल्यू कितना है, ए सी का वैल्यू मुझे पता है कि ये 150 होगा, यानी कि 150, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब ये जो साइन 60 है ये कितना होता है, तो √3/2 होता है, ठीक है? √3/2 होता है। नेक्स्ट सी बी जो है वो वैसे ही रह जाएगा एंड ये जो 150 है ये 150 ही रह जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं सी बी का वैल्यू निकालूंगा तो ये आपका आ जाएगा 75√3, क्योंकि ये 150 जो है वो 2 टाइम्स में कट गया, बच गया 75√3 मीटर। क्या यहीं पे इसको छोड़ देंगे? नहीं भैया, यहाँ नहीं छोड़ेंगे। अभी आगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर, क्या लिखेंगे कि देयरफॉर जो हमारा सी बी क्या था, सी बी हमारा बेसिकली पूछा क्या था, हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड, तो देयरफॉर हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द द ग्राउंड ग्राउंड विल बी 75√3 मीटर, ठीक है? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। आई होप कि आपको आज का क्लास अच्छे से समझ में आया होगा एंड इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं वो आपके दिमाग में अब तक चला गया होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का क्वेश्चंस को करेंगे। जो भी आपने सीखा है उसको आज प्रैक्टिस कर लेना, आप अच्छे से इन तीनों क्वेश्चंस को खुद से एक बार दो बार प्रैक्टिस कर लेना ताकि आपको पैटर्न समझ में आ जाए। ओके, चलो इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।